Hello students, my name is Vikas and I'm going to teach you mathematics. Currently we are discussing our particular topic number system. और इस टॉपिक में हम क्या जान रहे थे? नंबर्स के बारे में, और हमने नंबर्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था. हाँ, हमने कुछ नंबर्स ऑफ टाइप्स के बारे में जाना भी था, जैसे नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल. उसी तरह हम एक और कैटेगरी ऑफ नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस क्लास में, जो कि है इर्रेशनल नंबर्स. अब इर्रेशनल नंबर्स क्या है? अब ये क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आया है तो जानते हैं इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं. अगर आसान शब्दों में कहा जाए, इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which are not rational, which are not rational. अगर आसान शब्दों में कहा जाए, ऐसे नंबर्स जो रैशनल नंबर नहीं हैं, तो उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं. सर व्हाट यू मीन बाय इट कि इर्रेशनल नंबर जो रैशनल नहीं है? अगर आप लोगों को रैशनल नंबर की डेफिनेशन याद है, क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? तो रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं that can be expressed in p by q form, or I say those numbers which can be expressed in a fractional form. ऐसे नंबर्स जिनको फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, where the numerator and denominator both belongs to integers. That means p and q both क्या होने चाहिए हमारे पास में? इंटीजर्स होने चाहिए. ठीक है, यानी हमारे पास न्यूमरेटर जो p है, डिनोमिनेटर जो q है, बोथ क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए. साथ के साथ q जो हमारे पास में डिनोमिनेटर है, वो जीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉलो अप होती है, यानी किसी भी नंबर को p बाई q फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां p और q बोथ इंटीजर्स हो और q की वैल्यू जीरो ना हो, उन्हें हम रैशनल कहते हैं. तो अब अगर देखा जाए इर्रेशनल नंबर्स क्या है जो रैशनल नहीं है, तो इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या बनेगी? अगर लॉजिकली देखें तो ऐसे नंबर्स, क्या ऐसे नंबर्स which can't be expressed in p upon q form, where p and q are integers and q is not equals to zero. अगर किन्हीं भी नंबर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उन नंबर्स को क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर्स कहेंगे, जिनकी कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक √2, √3, √5 एंड सो ऑन. सिमिलरली और जैसे कि पाई, एक्सपोनेंशियल ई, इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स. Non-terminating, non-repeating decimal numbers are also the examples of some irrational numbers. अब ये बात तो समझ में आई सर, ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. बोला सर एक डाउट हमारे दिमाग में आ रहा है. कैसे? कि सर जब आपने रैशनल नंबर समझाए थे, तो आपने कहा था, जैसे कि एक एग्जांपल लिया था आपने 2. आपने कहा था 2 एक रैशनल नंबर है. 2 क्या है? एक रैशनल नंबर है, ऐसा आपने कहा था. बोला मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैंने ऐसा कहा था. ठीक है, अब अगर आपने ऐसा भी कहा था, इसको मैंने रैशनल क्यों कहा है? क्योंकि मैं 2 को कह सकता हूं 2/1. हाँ, क्यों? क्योंकि 1 का किसी भी नंबर से डिवीजन करने पर कोई इंपैक्ट नहीं आता है. हाँ, सही बात कही है. अगर मैं 2 का डिवाइड 1 से करता हूं तो रिजल्ट 2 ही आता है, यानी 1 के डिवीजन का कोई इंपैक्ट नहीं होता है. सही बात है. ठीक है, यानी मैं 2 को 2/1 लिख सकता हूं. सही बात है. तो सर आपने कहा था सिंस मैं 2 को 2/1 लिख सकता हूं, ये एक फ्रैक्शनल फॉर्म हो गई, तो ये एक रैशनल नंबर हो गया. बोला हाँ ठीक है. तो सिमिलरली क्या √2 को भी तो हम √2/1 लिख सकते हैं? तो ये तो एक फ्रैक्शनल फॉर्म बन गई, p अपॉन q की फॉर्म में आ गया. तो अब ये √2 रैशनल क्यों नहीं है? डाउट है? तो चलो डाउट को क्लियर करते हैं. सिंस रैशनल नंबर का ये मतलब नहीं होता कि जिन्हें हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकें. रैशनल नंबर का मतलब ये नहीं होता कि हम उन्हें केवल p अपॉन q की फॉर्म में लिख दें.
राशनल नंबर का मतलब ये होता है आपने p अपॉन क्यू की फॉर्म में तो लिखा ही, साथ के साथ p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यानी इस फॉर्म के साथ मैंने कुछ कंडीशंस भी दी हैं। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो ही उस फॉर्म वाले नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रैशनल कहते हैं। याद आया? तो अगर देखो 2/1 क्या है, 2/1, तो क्या 2 एक इंटीजर नहीं है क्या? क्या 1 एक इंटीजर नहीं है क्या? क्या 1 0 के इक्वल होता है? नहीं होता है। तो देखो 2 को मैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां p और q इंटीजर्स हैं और q की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, इस वजह से मैंने क्या कहा था, 2 या कोई भी ऐसे नंबर्स हो नॉर्मल, उनको हम क्या लिख सकते हैं, 1 के डिवीजन के रेस्पेक्ट में फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और उन्हें रैशनल नंबर हम कह सकते हैं। पर √2 के साथ ये पॉसिबिलिटी नहीं हो रही। क्यों? जरा देखो, √2 को लिखा जा सकता है √2/1, ये तो सही है। बट एक बात बताओ, यहां पे न्यूमरेटर या मैं बोलूं जो p है वो है √2, क्या √2 एक इंटीजर होता है क्या? नहीं, √2 कोई इंटीजर नहीं होता। सिमिलरली क्या 1 कोई इंटीजर होता है? ना सर, 1 भी कोई इंटीजर नहीं होता। दैट मीन्स कि मैंने क्या किया, √2 को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस तो किया, पर p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस तो किया, बट इन्होंने इस कंडीशन में कौन सी, p और q बोथ क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, साथ में q की वैल्यू 0 नहीं होती। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तब तक उन नंबर्स को रैशनल तो कह नहीं सकते। सिंस यहां पे ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो मैं √2 को रैशनल तो कह नहीं सकता। तो क्या कहूंगा, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब मैं आपको एक कंसेप्ट या फैक्चुअल पॉइंट बताता हूं। बेसिकली ये इर्रेशनल नंबर्स मुझे मिले कैसे। तो इर्रेशनल नंबर्स की अगर मैं आपको कहूं तो इन नंबर्स के बारे में बताने के लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए पाइथागोरस का। कैसे? तो आप सभी लोगों को पाइथागोरस थ्योरम याद है क्या? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एडेड टू बेस स्क्वायर। यस या नो? अब इस थ्योरम के रेफरेंस से ही मेरे पास मैं इर्रेशनल नंबर्स को एक्सप्लेन करूंगा। कैसे? तो देखो, पाइथागोरस ने क्या कहा कि मान लेते हैं एक आपके पास में ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में आपके पास में कोई परपेंडिकुलर होगा, कोई आपके पास में बेस होगा एंड कोई आपके पास में साइड हाइपोटेन्यूज होगी। यस या नो? अब इन साइड में अगर क्या हो, परपेंडिकुलर की वैल्यू, यूनिट वैल्यू, या मैं कह दूं 1 के बराबर हो, मैंने कहा 1 यूनिट, मैंने लेंथ डिस्क्लोज नहीं की, ये 1 मीटर भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 1 किलोमीटर भी हो सकती है। इसलिए मैंने क्या कहा, अगर आपके पास में परपेंडिकुलर क्या हो, 1 यूनिट हो, बेस एंड परपेंडिकुलर, क्या मैंने क्या कहा, परपेंडिकुलर भी आपके पास में 1 यूनिट हो और बेस भी आपके पास में क्या हो, 1 यूनिट हो। कि तो इस केस में अगर आप देखोगे, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, बेस भी कितना हो, 1 यूनिट, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा। तो अब यहां पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर which is equals to 1 plus 1. That means hypotenuse square is equals to 2. If this square goes to this side, if I transpose this square to this side, it will become square root. That means hypotenuse is equals to √2. And we know that कि ऐसे नंबर्स जिनका रूट नहीं निकल सकता, ऐसे नंबर्स जिनका रूट नहीं निकल सकता, या मैं ये कहूं 2 किसी भी नंबर के स्क्वायर के इक्वल नहीं होता है। किसी भी नंबर का अगर मैं स्क्वायर करता हूं ना, वो 2 नहीं आता है। यानी √2 की कोई भी अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालता हूं तो कोई इंटीजर या कोई फिक्स वैल्यू नहीं आती है। यस या नो? कि √2 की कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं आती है। बोला सर √2 की इंटीजर वैल्यू क्या कहना चाह रहे हो? तो देखो, जैसे 4 होता है,
रूट 4 है, रूट 16 है, रूट 81 है। तो आपको पता होगा रूट 4 की वैल्यू क्या हो सकती है, +2, -2 भी पॉसिबल है। रूट 16 की वैल्यू क्या हो सकती है, +4, -4 भी हो सकती है। रूट 81 की वैल्यू क्या हो सकती है, +9, -9 भी हो सकती है। तो अगर आप देखोगे इन सभी नंबर्स के स्क्वायर रूट की वैल्यू एक इंटीजर आ रही है, यस या नो, या मैं ये कहूं ये सभी नंबर्स का स्क्वायर 4 के इक्वल होता है, यस या नो। तो अगर किसी भी नंबर का मैं स्क्वायर रूट करता हूं, उसकी वैल्यू क्या है, इंटीजर ना आए, जस्ट लाइक 2। क्या मैं √2 निकालता हूं तो क्या कोई इंटीजर वैल्यू आ सकती है, नहीं आ सकती सर। क्यों, क्योंकि मुझे पता है बेसिकली स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि इस नंबर का स्क्वायर करने पर वैल्यू कितनी आएगी, 81। देखो 9 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 81, -9 का भी स्क्वायर करोगे तो भी वैल्यू कितनी आएगी, 81। यानी इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट में हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि किस नंबर का स्क्वायर करने पे, किस नंबर का स्क्वायर करने पे ये रिजल्ट आता है ना। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो क्या 2 किसी भी नंबर का स्क्वायर आ सकता है, तो सर पॉसिबल ही नहीं है। कैसे, क्योंकि देखो सबसे अगर बेसिक टर्म देखे तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी 2 बिलोंग कहां करता है, 1 और 4 के बिटवीन। और ऐसा कोई नंबर मुझे इंटीजर वैल्यू नहीं मिल रही जिसका स्क्वायर करने पर डायरेक्ट 2 आ जाए, यस या नो। तो ऐसे जितने भी नंबर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे ना, लाइक √2, √3, √5, √7, ये सारे इंटीजर वैल्यू के इक्वल तो है नहीं, यानी ये इंटीजर्स का पार्ट नहीं है, हाँ कि ना। जैसे अगर मैं आपको लिख दूं √4, तो आप √4 को +2 या -2 कह सकते हो, यानी ये वैल्यूज इंटीजर वैल्यू रखती है, जबकि √2 के अंदर कोई इंटीजर वैल्यू के अंदर प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते इनका, यानी ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे किस में बिलोंग नहीं करते, इंटीजर्स में बिलोंग नहीं करते हैं। ये सारे नंबर्स इंटीजर्स में बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। √5, √7 एंड मेनी मोर, यानी जिनका कोई स्क्वायर रूट में वैल्यू इंटीजर नहीं आती है, तो वो सारे नंबर्स कहाँ बिलोंग करेंगे, क्योंकि सेंस के इंटीजर नहीं हो सकते, यानी इनको p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे p कभी इंटीजर होगा नहीं। इसका मतलब जितने भी ये नंबर्स हैं सारे कैसे होंगे, इर्राशनल नंबर्स होंगे। लॉजिक समझ में आया, ठीक है। और इन सभी के बारे में जानकारी हमें किसके हेल्प से मिली थी, इन सभी की जानकारी हमें मिली थी बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है। यानी जितने भी नंबर्स क्या होंगे, रूट में होंगे, और जिनका क्या हो, स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू, जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो एक इंटीजर नहीं आता है, तो उनको हम क्या कहेंगे, इर्राशनल नंबर्स कहेंगे। एक लॉजिक समझ में आया, तो जरा देखते हैं। क्या मुझे बता सकते हो इनमें से कौन से राशनल हैं और कौन से इर्राशनल हैं। पहला सवाल, √25। हमको पता है सर कि सारे नंबर जो रूट में होते हैं वो इर्राशनल नहीं होते। इर्राशनल नंबर्स वही होंगे जिनके स्क्वायर रूट पे वैल्यू इंटीजर नहीं आए। तो देखो √25 की वैल्यू हो सकती है आइदर 5 और आइदर -5, यानी ये एक इंटीजर वैल्यू रखता है, यानी ये नंबर कोई इर्राशनल नंबर तो नहीं है। अगर इर्राशनल नहीं है तो क्या होगा, तो ये नंबर है मेरे पास में राशनल नंबर। सिमिलरली 22/7, सिंस 22/7 एक फ्रैक्शनल फॉर्म में है, 22 एक इंटीजर है, 7 एक इंटीजर है, तो जब कोई भी नंबर p/q की फॉर्म में लिख दिया जाए, जहां पे न्यूमरेटर इंटीजर हो, डिनोमिनेटर इंटीजर हो, और डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, राशनल नंबर। तो यानी दिस इज अ राशनल नंबर। सिमिलरली √17, what is √17? So √17 basically, if I know that कि √17 को इंटीजर वैल्यू के एज अ फॉर्म में रिजल्ट नहीं आता है, यानी √17 की वैल्यू एक इंटीजर रिजल्टेंट नहीं देता है, यानी ऐसे नंबर्स जिनका मैं स्क्वायर रूट करता हूं और एक इंटीजर वैल्यू एज ए रिजल्टेंट नहीं आती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इर्राशनल नंबर्स। दैट्स करेक्ट। तो ये कैसा नंबर हुआ, इर्राशनल। सिमिलरली √e,
हमको पता है एक्सपोनेंशियल ई भी एक क्या होता है, इर्राशनल नंबर है। बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम रियल नंबर्स की। तो बेसिकली रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो देखो, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने नंबर्स के अभी तक कुछ 5 कैटेगरीज के बारे में बात की है। कौन कौन से? नेचुरल, फिर हमने बात करी होल, फिर हमने बात करी इंटीजर्स, फिर हमने बात करी रैशनल, और फिर हमने बात करी इर्राशनल। तो हमने इन 5 कैटेगरीज ऑफ नंबर्स के बारे में बात की थी, यस या नो? तो अगर आपको लॉजिकली हम देखे जाए तो हमको पता है नेचुरल नंबर की एक हमने क्या देखा था, नेचुरल नंबर्स क्या है? अगर हम एज अ फॉर्म ऑफ स्केल देखें, जो एग्जांपल हम यूज कर रहे थे, हम टाइप्स ऑफ नंबर्स को कैसे समझ रहे थे? एज अ टाइप ऑफ स्केल। तो देखा जाए तो नेचुरल नंबर की स्केल सबसे छोटी स्केल है, और नेचुरल नंबर की एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ स्केल क्या है मेरे पास में? होल नंबर्स। जितने भी होल नंबर्स हुए, क्या हुए कि मैंने क्या किया, नेचुरल नंबर की एक्सटेंडेड वर्जन स्केल क्या होती है? होल नंबर्स। यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे सारे होल में तो आते ही आते हैं, प्लस होल नंबर्स में क्या है, कुछ एक्स्ट्रा। सिमिलरली होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स को मैंने और थोड़ा एक्सटेंड किया और एक और नई कैटेगरी ऑफ स्केल बनाई जिसे हमने कहा इंटीजर्स। यानी जितने भी होल नंबर्स आते हैं, जितने भी होते हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं, वो सारे के सारे किस में बिलोंग करते हैं? इंटीजर्स में। सिमिलरली मैंने इंटीजर्स को एक्सटेंड करके एक नई कैटेगरी ऑफ स्केल बनाई जिसे मैंने कहा रैशनल नंबर्स। यस या नो? यानी जितनी भी इंटीजर्स हैं वो सारे किस में बिलोंग कर जाते हैं? रैशनल नंबर्स में। हाँ कि ना? तो अब क्या करूं, मेरे पास में 5 कैटेगरीज ऑफ स्केल है ना? अब देखा जाए तो रैशनल तो ये हो गए, अब इर्राशनल नंबर क्या होते हैं? जो रैशनल नहीं है, यानी ये बिल्कुल एक डिफरेंट स्केल हुई। ठीक है, तो मैंने 5 स्केल्स के बारे में डिस्कशन किया था। अब मैं इन पांचों स्केल का यूज करके एक सिंगल कैटेगरी ऑफ स्केल बनाऊं। क्या बनाऊं? एक सिंगल कैटेगरी ऑफ स्केल बनाऊं, तो उसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स होंगे जहां रैशनल नंबर्स भी आएंगे एंड इर्राशनल नंबर्स भी आएंगे। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, रैशनल और इर्राशनल दोनों आ रहे हैं। यानी रैशनल का मतलब क्या हुआ, रैशनल के आने की वजह से तीनों कैटेगरी, कौन सी तीनों कैटेगरी? और नेचुरल, होल, इंटीजर्स तो आए आए, प्लस जो फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ नंबर्स हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब इर्राशनल नंबर एक अलग कैटेगरी ऑफ स्केल हुई। ठीक है, यानी हमने जो 5 कैटेगरी ऑफ स्केल, क्या मैं बोलूं 5 कैटेगरी ऑफ नंबर्स की बात की थी, इन सभी को अगर मैं कंबाइन करूं, इन सभी को मैं एक कंबाइन करूं, तो जो मेरे पास स्केल आती है उन्हें, उसे ही हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। यानी देखा जाए तो रियल नंबर्स में मेरे पास में दोनों चीजें आ जाती हैं। कौन कौन सी? रैशनल भी आ गए और इर्राशनल भी आ गए। सिंस रैशनल नंबर क्या है? एक्सटेंडेड वर्जन है किसकी? इंटीजर्स की। यानी जितने भी इंटीजर्स होंगे वो सारे रैशनल में आएंगे। और सिंस इंटीजर्स क्या है? एक एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ स्केल है होल नंबर्स की, यानी जितने भी होल हैं वो इंटीजर्स में आएंगे। और सिंस होल नंबर जो है वो क्या है? एक एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ स्केल है किसके? नेचुरल नंबर की। यानी इसमें जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल में आएंगे। बात समझ में आई? और रियल नंबर्स क्या है? इन रैशनल और इर्राशनल दोनों का कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली रियल नंबर्स में कौन आ गए? रैशनल भी आ गए, इर्राशनल भी आ गए, नेचुरल भी आ गए, होल भी आ गए और इंटीजर्स भी आ गए। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, रियल नंबर्स को एक और चीज कही जाती है, रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन से भी कहते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन भी कहते हैं, या मैं बोलूं रियल नंबर्स की जो स्केल होती है उसे हम क्या कहते हैं? नंबर लाइन। ठीक है, अब नंबर लाइन में क्या होता है? मेरे पास में सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं, रैशनल भी होंगे, इर्राशनल भी होंगे। क्यों? क्योंकि ये तो रियल नंबर की स्केल है। ठीक है, अब क्या होगा, तो देखो, सिंस यहां पे रैशनल भी है, इर्राशनल भी है और नेचुरल सारे हैं, तो क्या होता है, नंबर लाइन में एक स्पेशल बात होती है। सिंस नंबर लाइन में मेरे पास में सारे कैटेगरी ऑफ स्केल आ जाते हैं, नेचुरल, होल,
इंटीजर्स, रैशनल और रियल, है ना। इसमें मेरे पास पांचों की पांचों कैटेगरीज आई। अब ये पांचों कैटेगरीज क्या होंगी मेरे पास में? नेचुरल आ चुकी है, होल आ चुकी है, इंटीजर्स आ चुकी है, रैशनल आ चुकी है, इरैशनल आ चुकी है ना। अब ये जितनी भी कैटेगरीज ऑफ नंबर्स होंगे, इन सभी के लिए नंबर लाइन में क्या होगा? एक पर्टिकुलर पोजीशन अलॉट होती है। जैसे जीरो है, जीरो की पोजीशन क्या है? फिक्स है। वन की क्या है? यहां है। अब अगर मैं से कहूं 0.5 है, ये कहां बिलोंग करेगा? तो हम कहेंगे ये बिलोंग करेगा 0.5, 0 और 1 के बिटवीन। सिमिलरली 1 और 2 कहां बिलोंग करेगा? उनकी पोजीशन फिक्स है, यानी हर नंबर की अपने पास एक खुद की अलॉटेड पोजीशन होती है। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब हमारे पास में क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है जो बार बार रिपीट भी होता है और एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या? इर्रेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन। किसका? इर्रेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन किस पे? नंबर लाइन पे। तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक एग्जांपल की हेल्प से लेते हैं। जैसे √2 एक इर्रेशनल नंबर है, हमको पता है। तो जैसे देखते हैं, हम समझते हैं कि √2 को नंबर लाइन पे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, इसके लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का और कुछ हमारे पास में ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी। कैसे, जरा देखो। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करी जितने सेंटीमीटर की आप चाहो। उसके बाद आप क्या करो, इसमें इक्वल पार्टीशंस कर दो। ठीक है, आपने इक्वल पार्टीशंस कर दिए और एक जो बेस वैल्यू है, जो कंपैरिजन वैल्यू है, किसी भी टर्म को आप ले लो 0 और वहां से आप काउंटिंग स्टार्ट कर दो। तो इधर से 0 के राइट हैंड साइड वाली सारी टर्म्स पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड वाले सारी टर्म्स नेगेटिव। नंबर लाइन ड्रॉ हो चुकी है, पार्टीशंस हो चुके हैं। ठीक है, अब मुझे बताना है √2। क्या बताना है? √2। अगर आप लोगों को पता हो पाइथागोरस थ्योरम, अगर आपको याद हो, तो मैंने कहा था जो भी आपके पास टर्म या जो भी नंबर आपको नंबर लाइन पे शो करना है, जो भी रैशनल नंबर हो, उसको मान के चलो ये आपकी हाइपोटेन्यूज की लेंथ है। किसकी लेंथ है? हाइपोटेन्यूज की। यानी मेरे पास अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज कितना हुआ? √2। अब किसी भी टर्म का हाइपोटेन्यूज √2 कब आ सकता है? जब पाइथागोरस थ्योरम हमने देखी थी ना, p² प्लस b²। यस या नो? हमने देखा था, इसमें हमने जाना था ये √2 तभी आएगा जब परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 हो, बेस की वैल्यू क्या हो? 1 हो। यानी इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा वो किसके इक्वल आएगा? √2 के। यस या नो? यानी मेरे पास जो भी इस रेफरेंस में नंबर होगा उसके लिए परपेंडिकुलर 1 होना चाहिए और बेस की वैल्यू भी 1 यूनिट में होनी चाहिए। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहले क्या है, मुझे एक बेस वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? मुझे एक बेस चाहिए होगा और बेस कितनी लेंथ का होना चाहिए? 1 यूनिट लेंथ का। तो मान के चलता हूं मैं 0 को मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, तो 0 से 1 यूनिट की लेंथ कहां होगी? सिंस जो भी लेंथ या डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव में नहीं होती है, तो मैं मान के चलूंगा मेरे पास बेस वैल्यू क्या है? 0 और 1 के बिटवीन है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, नंबर लाइन मैंने ड्रॉ करी। सिंस जो भी मेरे पास में बेस वैल्यू थी, जो भी मेरे पास में ये बेस वैल्यू है ना 0 और 1 के बीच में, इस पे क्या करूंगा, मैं एक स्क्वायर का फॉर्मेशन करता हूं। क्या करता हूं? एक स्क्वायर का फॉर्मेशन। तो मैंने क्या ड्रॉ कर दिया? एक स्क्वायर। अब इस स्क्वायर में मैंने क्या किया? इन डायगोनल्स को मीट कराया। इन डायगोनल्स को मीट कराया। क्यों? हमको पता है कोई भी स्क्वायर होता है उसके वर्टेक्स पे एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। अगर मैं इस डायगोनल को अगर से ड्रॉ कर दूं तो देखा जाए तो एक स्क्वायर दो राइट एंगल ट्राइंगल में ब्रेक हो रहा है। तो देखो, क्या ये दो राइट एंगल ट्राइंगल में ब्रेक हुआ? हाँ सर, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल में ब्रेक हुआ है। सिंस ये स्क्वायर है और सारी साइड्स आपस में कैसी हैं? इक्वल हैं, तो अगर देखा जाए ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, तो यानी ये क्या हुआ मेरे पास में? हाइपोटेन्यूज। और सिंस बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं बता सकता हूं कि इस स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो कितनी लेंथ का होगा? √2 का। कैसे? देखो, ये 1 है, ये भी 1 है, यानी ये मेरे पास बेस हुआ, बेस की वैल्यू 1 यूनिट, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 यूनिट, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। सिंस परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है तो p² की वैल्यू कितनी होगी? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर।
तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 1 + 1, यानी एच की वैल्यू कितनी आई 2, और यानी एच कितना हो गया √2, यानी ये हाइपोटेन्यूज कितना हुआ √2। ठीक है, तो मुझे मिल चुका है क्या, एक क्या मिल चुकी है, मुझे इसकी लेंथ पता लग चुकी है। किसकी लेंथ पता लग चुकी है, इसके डायगोनल की। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पे हम यूज करेंगे कंपास का। किसका यूज करेंगे, कंपास का। कैसे, हम कंपास जो हमारे पास होता है उसकी मेटेलिक पॉइंट को रखेंगे हमारे 0 पे। कहां रखेंगे, 0 पे। और एक क्या करेंगे, और जो उसकी पेंसिल या जो मेरे पास में नॉब होती है ना, जहां से मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं किसी भी कंपास की हेल्प से, है ना, तो उसको रखेंगे हम यहाँ पे हमारे किस पॉइंट पे, डायगोनल के एंड पॉइंट पे, और एक आर्क का फॉर्मेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, एक आर्क का फॉर्मेशन कर देंगे। और ये आर्क इस नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ना, ये आर्क इस नंबर लाइन को किस पे इंटरसेक्ट करेगा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो होगा मेरे पास में √2। वही पॉइंट या उसी पॉइंट की पोजीशन मेरे पास क्या होगी, √2 होगी। बोला सर ऐसा कैसे, तो आप लोगों को अगर पता हो, मेरे पास ये सर्कल है, सर्कल के सेंटर से और इसके सरकमफेरेंस की जो डिस्टेंस होती है ये रेडियस होती है, यस या नो, और सर्कल के सेंटर से इसके सरकमफेरेंस पे कहीं भी आप पॉइंट बना लो, ये सारे के सारे पॉइंट इसके रेडियस होंगे, यस या नो। तो हम कंपास की हेल्प से बनाते क्या है, सर्कल ही तो बनाते हैं, जिसके इस पॉइंट से सारे पॉइंट की पोजीशन रेडियस है। देखो अगर मैंने यहां से एक आर्क बनाया है, तो सिंस अगर मैं इसको रेडियस मान रहा हूं, तो अगर मैं इसको आगे ड्रॉ करता हूं तो ये भी तो रेडियस ही हुई, और सिंस ये रेडियस की वैल्यू √2 थी तो ये भी कितनी होगी, √2। यानी ये पॉइंट की जो मेरे पास लेंथ है वो कितनी होगी, √2। ठीक है, यानी ये पॉइंट की पोजीशन मेरे पास क्या होगी नंबर लाइन में, √2। समझ में आया मैंने इसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया। मैं आपको एक और बार इसको ब्रीफली समझा देता हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, नंबर लाइन ड्रॉ करी, मैंने 0 का एज ए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन माना, पार्टीशंस कर दिए 1 2 -1 -2, जो भी लेंथ थी उसके रिगार्डिंग मैंने एक स्क्वायर बनाया, बेस वैल्यू मैंने 1 मानी, डायगोनल ड्रॉ करा, सिंस डायगोनल की वैल्यू √2 होती है, डायगोनल से क्या कर दिया मैंने, एक आर्क लगा दिया, और ये आर्क ही मेरे पास क्या है, √2 है। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास में √3 की। अब एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि इर्रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, सिंस वही तरीका। तो देखो √3 को करने के लिए हम क्या करेंगे, √3 की रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स को और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो सिंस अब हम क्या मानेंगे, √3 मेरे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, लॉजिक वही है, कंसेप्ट वैसा ही है, बस समझेंगे। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √3 कब आ सकती है, जब मेरे पास में परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आए, 3 आ जाए, यानी एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आए, 3 आए। ये कब आ सकती है, जब इन दोनों के एडिशन की वैल्यू 3 आए। अब दो नंबर्स का एडिशन 3 कब हो सकता है, जब दोनों में से एक की वैल्यू 2 हो और एक की वैल्यू क्या हो, 1 हो। 2 + 1 ही तो 3 होगा, यानी एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, 2 + 1 हो। यानी आइदर परपेंडिकुलर और आइदर बेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 2 स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर या बेस के स्क्वायर में से एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 और 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे इसमें मेरे पास क्या करेंगे, नंबर लाइन मैंने कंस्ट्रक्ट करी, नंबर लाइन में हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोबारा वही फंडा, मैं मान के चल रहा हूं अब मेरे पास जो भी हाइपोटेन्यूज होगा वो √3 है, तो मैं मान के चलूंगा मेरे पास जो बेस वैल्यू है, मैं क्या कर रहा हूं, बेस की वैल्यू को √2 मान के चलूंगा, और परपेंडिकुलर कितना लेंगे हम, 1, तो ऑटोमेटिकली हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, √3। तो देखो कैसे करेंगे, वही फंडा, मैंने क्या करा, एक स्क्वायर फॉर्म किया 1 यूनिट लेंथ का, इससे मेरे पास एक क्या किया, मैंने डायगोनल ड्रॉ करा, और मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास में एक √2 लेंथ की क्या आ गई, एक मेरे पास साइड आ चुकी है, √2 लेंथ की क्या आ चुकी है, एक साइड आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, विद द हेल्प ऑफ डी, विद द हेल्प ऑफ डी मैं क्या करूंगा, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, क्या ड्रॉ करूंगा, एक परपेंडिकुलर विथ रेस्पेक्ट टू √2 लाइन। क्या किया मैंने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया विथ रेस्पेक्ट टू √2 लाइन, और ये लाइन पता है ये परपेंडिकुलर मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, कैसे ड्रॉ करूंगा, ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में, ये ड्रॉ करूंगा मैं 1 यूनिट लेंथ का, कितने का, 1 यूनिट लेंथ का।
तो अगर देखूं मैं इसको और इसको अब कंबाइन कर दूं तो मेरे पास अब राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो चुका है, जिसकी ये वैल्यू बेस वैल्यू है √2, परपेंडिकुलर वैल्यू है 1, यानी हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा √3। यस या नो? यानी ये जो हाइपोटेन्यूज मेरे पास आया ये क्या हुआ मेरे पास में √3। दोबारा वही, अब लेंगे कंपास, कंपास की मेटेलिक पॉइंट 0 पे और पेंसिल पॉइंट √3 के इस पॉइंट पे, और एक आर्क बना देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, एक आर्क बना देंगे। और ये जो मैंने आर्क बनाया, ये जो नेक्स्ट आर्क मैंने बनाया, ये क्या होगा मेरे पास में, हाँ ये आर्क के जिस पॉइंट पे मैंने इंटरसेक्ट किया, ये आर्क ही मेरे पास में √3 की पोजीशन बता रहा है। कैसे मुझे पता है, सिंस वही सर्कल वाला कंसेप्ट, ये अगर मेरे पास में सेंटर ऑफ सर्किल है और सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस मेरे पास में √3 है, तो अब मैं इस सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच करूंगा वो ही तो इसकी रेडियस होगी। सिंस अगर ये √3 है तो इस पॉइंट पे भी √3 होगी, इस पॉइंट पे भी √3 होगी, और इस पॉइंट पे भी √3 ही डिस्टेंस होगी। यानी जिस पॉइंट पे ये आर्क इंटरसेक्ट करेगा मेरी इस लाइन को, वो पॉइंट क्या होगा मेरे पास में √3 की पोजीशन की अलॉटेड सीन्स है। बात समझ में आई? ठीक है, अब करते हैं हमारे पास में एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल। क्या है कि सारे के सारे स्टेटमेंट्स मुझे बताने ट्रू है या फॉल्स है। तो क्या सारे इर्रेशनल नंबर्स मेरे पास में रियल नंबर होते हैं? क्या सारे इर्रेशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं? बोला सर सारे इर्रेशनल नंबर्स रियल नंबर्स, हाँ होते हैं। क्यों? अगर आप लोगों को मेरा कंसेप्ट याद है कि सर छोटा बॉक्स बड़े में आ सकता है, और मुझे पता है कि रियल नंबर्स सभी नंबर्स के टाइप का एक कॉम्बिनेशन है, या मैं बोलूं सभी नंबर्स का एक क्या करा मैंने, कलेक्शन किया और एक नया फॉर्म नंबर किया, जिसे मैंने कहा रियल नंबर्स। यानी रियल नंबर्स में रैशनल भी आते हैं, इर्रेशनल भी आते हैं, नेचुरल, होल सारे आते हैं। तो इर्रेशनल नंबर तो एक छोटा बॉक्स हुआ, और छोटा बॉक्स बड़े में आ सकता है। तो स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। आगे चलते हैं। सिंस क्या एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन जो किस फॉर्म में हो, √m में, और जहां पे m क्या एक नेचुरल नंबर हो, क्या इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे? यस या नो? बताओ, क्या आप नंबर लाइन में कोई भी नंबर हो √m के फॉर्म में हो, जहां पे m कोई नेचुरल नंबर हो, यानी ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक चल रहा है, स्टार्टिंग बेस वैल्यू कितनी है 1, उसके बाद चलता जा रहा है। क्या मैं इस नंबर को, इस √m नंबर को मैं क्या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ऐसे जितने भी नंबर्स हो? ना सर इसका आंसर है यस। क्यों? सिंस m की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो, आइदर तो वो रैशनल होगी, इसके √m को जैसे मैं लिखूं √2 लिखा मैंने, तो मुझे पता है √2 एक इर्रेशनल नंबर है। सिमिलरली मैंने लिखा √4, अब √4 की वैल्यू होती है 2, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है, यानी √4 एक मेरे पास कैसा नंबर हुआ, रैशनल नंबर हुआ। हमने इसका कंसेप्ट देखा था। यानी कोई भी नंबर जो √m के फॉर्मेशन में है, या तो वो रैशनल होगा या वो इर्रेशनल होगा। और नंबर लाइन क्या करती है, नंबर लाइन में दोनों कैटेगरीज ऑफ नंबर आते हैं, रैशनल भी आते हैं और इर्रेशनल भी आते हैं। यानी ये स्टेटमेंट कैसा हुआ मेरे पास में, ट्रू। आगे चलते हैं। क्या एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर? बोला नहीं सर, यहां गड़बड़ हो गई, ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। कैसे? सिंस रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आते हैं और इर्रेशनल नंबर्स भी आते हैं, या मैं कहूं लॉजिक, रियल नंबर्स वाला बॉक्स बड़ा है और इर्रेशनल वाला छोटा, तो क्या बड़ा छोटे में आ सकता है? पॉसिबल है? नहीं है। तो दैट मींस सिंस रियल नंबर्स में मेरे पास में रैशनल नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं और इर्रेशनल नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं, क्या इर्रेशनल नंबर में रैशनल आएंगे? नहीं। क्यों? इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन ही यही कहती है कि मैं रैशनल नंबर नहीं हूं, है ना? यानी दोज नंबर विच आर नॉट रैशनल नंबर्स आर नोन एज इर्रेशनल। यस या नो? तो यानी ये स्टेटमेंट कैसा हो गया मेरे पास में, फॉल्स हो गया। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 मुझे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 मुझे ये कह रहा है, क्या स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल होते हैं? क्या स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल होंगे? यानी मैंने कोई मान लेते हैं, मैंने लिखा, फॉर्मेशन लिख देता हूं √m। m क्या है मेरे पास में, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं।
यानी ये वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन ही चलती जा रही है। क्या ऐसी अगर मैं इस फॉर्मेशन में लिखूं, रूट एम में लिखूं, क्या रूट एम में मैं एम की वैल्यू कुछ भी पुट करता हूं तो क्या ये वैल्यूज जो रूट एम में आएगी वो इर्राशनल होगी? ऐसा क्या ट्रू है? तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? जरा समझो। अगर मान लो मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, m की वैल्यू है 9, तो मुझे बताओ स्क्वायर रूट ऑफ m, यानी मैं बोलूं रूट 9 की वैल्यू क्या होती है? 3। सिंस रूट 9 की वैल्यू आइदर 3 होगी या -3 होगी, यानी मैंने एक नंबर का स्क्वायर रूट किया और उसकी वैल्यूज कैसी आ गई? इंटीग्रल आ गई। कैसी आ गई? इंटीग्रल फॉर्म में आ गई ना, यानी ये इंटीग्रल वैल्यूज आ चुकी हैं। यानी अगर ये इंटीग्रल वैल्यूज आ चुकी हैं तो रूट 9 मेरे पास में एक रैशनल नंबर हो गया। यस या नो? सिमिलरली अगर मैंने यहां पे ले लेता मैं रूट 3, सिंस स्क्वायर रूट 3 के क्या होता है? कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं आती है, इस वजह से मैं क्या कहता हूं, ये रूट 3 कैसा है? इर्राशनल है। यस या नो? यानी क्या हुआ, इससे मुझे क्या पता चला कि अगर कोई भी नंबर जो है पॉजिटिव इंटीजर है उसका मैं स्क्वायर रूट करता हूं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे स्क्वायर रूट कैसे हो? कैसे हो? इर्राशनल हो। कुछ रैशनल भी हो सकते हैं और कुछ इर्राशनल भी हो सकते हैं। अगर उसका एक एग्जांपल से समझाना था तो आप ले सकते हो m की वैल्यू 9 ले लो, रूट m की वैल्यू 3 और -3 हो सकती है। सिंस 3 और -3 एक रैशनल नंबर है, यानी रूट 9 भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, बात समझ में आई? अब से एक और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? मुझे रूट 5 को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना है। ठीक है, वही लॉजिक, रूट 5 मान के चलेंगे, मेरे पास क्या है? हाइपोटेन्यूज है। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रूट 5 है, यानी परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 5 के इक्वल आनी चाहिए। अगर ये 5 के इक्वल आएगी तभी तो h की वैल्यू रूट 5 होगी। अब किन्हीं भी दो नंबर्स का एडिशन 5 कब आ सकता है? आइदर एक 4 हो और आइदर एक 1 हो। यस या नो? यानी कि अगर पी स्क्वायर की वैल्यू मैं मानता हूं 4 है, यानी p की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 2 और बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। यानी आइदर परपेंडिकुलर मेरे पास 2 हो या मेरे पास बेस की वैल्यू कितनी हो? 2 हो। यानी दोनों में से एक की वैल्यू, यानी मैं बोलूं दोनों पेयर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एक की 2 और एक की 1 होनी चाहिए, तभी जाकर हाइपोटेन्यूज कितना होगा? रूट 5 होगा। यस या नो? तो ठीक है, करते हैं इसका फॉर्मेशन और इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, अब नंबर लाइन में मैंने माना कि मैं ऐसा करता हूं, मैं बेस वैल्यू क्या करता हूं? मैं बेस वैल्यू मैं ले लेता हूं रूट 2। कितनी ले ली मैंने? 2। बेस वैल्यू मैंने कितनी ले ली? 2 ले ली। अब मैं इस 2 के फॉर्मेशन में साथ के साथ मैंने एक परपेंडिकुलर ले लिया, कितना? 1। परपेंडिकुलर कितना ले लिया मैंने? 1। अब मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ। अब देखो, सिंस ये 2 है तो ये भी 2 होगा, सिंस ये 1 है तो ये भी 1 है। तो अगर आप लोगों को पता है तो कौन सी शेप है? रेक्टेंगल। ऐसे या नो? अब यहां पे अगर देखा जाए तो मैं क्या करूंगा दोबारा से? हाँ, डायगोनल को फॉर्म करूंगा। और सिंस मुझे पता है रेक्टेंगल में भी वर्टेक्स पे एंगल 90 डिग्री का होता है और जो डायगोनल होता है वो दो राइट एंगल ट्राइंगल में किसी भी ट्राइंगल को ब्रेक करता है। यस या नो? सेंस अगर मैंने यहां पे एक डायगोनल का फॉर्मेशन किया, यानी ये जो मेरे पास डायगोनल होगा जिसकी बेस वैल्यू तो हुई 2 और जिसके परपेंडिकुलर वैल्यू हुई 1, यानी इसके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट 5। यस या नो? अब सिंस मेरे पास में इस पॉइंट और इस पॉइंट की लेंथ कितनी आ चुकी है? रूट 5। तो हाँ, आप लोग सही गेस कर रहे हो। अब बारी है कंपास का यूज करने की। कैसे करेंगे? हम कंपास के मेटेलिक पॉइंट को रखेंगे 0 पे और जो मेरे पास में सेकंड पॉइंट है, जो पेंसिल पॉइंट है, उसको रखेंगे यहाँ और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट कौन सा होगा मेरे पास में? रूट 5 होगा। बात समझ में आई? तो क्या रूट 5 का इर्राशनल नंबर्स, क्या मैं बोलूं रूट 5 का मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन समझ में आया? यस या नो? ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस पूरे लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया इर्राशनल नंबर्स के बारे में, फिर हमने जाना रियल नंबर्स के बारे में, उसके बाद हमने जाना कि इर्राशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लिए, जस्ट लाइक
√2, √3 एंड √5। ठीक है, अब जरा देखते हैं हमें आज के कंसेप्ट में या आज के इस वीडियो में हमने जितना भी जाना उसके कंसेप्ट समझ में आए नहीं आए। तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं असेसमेंट के। तो ठीक है, पहला सवाल क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा इर्राशनल नंबर है। देखिए, तो सिंस मुझे बताओ इनमें से कौन सा एक इर्राशनल नंबर होगा। मुझे पता है सर, सिंस √16 की तो इंटीजर वैल्यू आती है 4 और -4, दोनों पॉसिबल है। और जिस नंबर की किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट की वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू आ जाती है तो वो कोई भी नंबर, इस कैटेगरी वाले नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं, इर्राशनल नहीं कहते, यानी ये नहीं होगा। सिंस देखते हैं अगला 100, √100 की वैल्यू, हाँ √100 की वैल्यू होती है कितनी 10। सिंस स्क्वायर रूट की वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू आ चुकी है तो यानी ये भी एक रैशनल नंबर है, यानी ये इर्राशनल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। अब इसको देखते हैं, ये नंबर क्या है 12/3। देखो ये डिविजिबल है तो क्या वैल्यू आई √4। अब मुझे पता है कि √4 की वैल्यू होती है आइदर 2 या -2, यानी 12/3 का स्क्वायर रूट की वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू आती है, यानी ये भी एक रैशनल नंबर है, यानी ये इर्राशनल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा कौन सा मेरे पास में √12। क्या आप मुझे बता सकते हो √12 की कोई इंटीजर वैल्यू? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, यानी √12 की कोई इंटीजर वैल्यू नहीं आती है, सिंस द स्क्वायर रूट ऑफ √12 की कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है, यानी ये कैसा नंबर है, एक इर्राशनल नंबर है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, क्या इनमें से कौन सा नंबर इर्राशनल नंबर नहीं है। तो मुझे पता है पाई होगा। ठीक है, अब सिंस 2 + √3, अब सिंस यहां पे भी √3 है, यानी मुझे पता है √3 एक इर्राशनल नंबर है, तो ये भी इर्राशनल है। √16, अब मुझे पता है √16 की इंटीजर वैल्यूज होती है 4 और -4, यस या नो। तो यानी किसी भी स्क्वायर रूट वाली टर्म की वैल्यू अगर इंटीजर वैल्यूज आ जाती हैं तो वो एक रैशनल नंबर होता है, यानी ये भी एक रैशनल नंबर है, यानी ये इर्राशनल नहीं है। तो ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन सी, दैट्स करेक्ट। बात समझ में आई? ठीक है, तो हमने इस पूरे लेक्चर में क्या जाना, हमने जाना नंबर्स को अच्छी तरह, हमने नंबर्स के टाइप्स को समझ लिया है, जैसे नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल और इर्राशनल। बाकी हम इसके कंसेप्ट को और आगे डिस्कस करेंगे और वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक यू एंड जय हिंद।